फिजिक्स ग्रेड 10 एफबीआईसी डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सब डोमेन फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट, जिसे केंथप की चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन बी कहा जाता है। इसके हम लोग एक्सरसाइज करने लगे हैं पेज नंबर 20 से 22 तक। तो केंथप जो है वो आपको एसएलओ के मुताबिक हर एसएलओ से रिलेटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करती है। हम एसएलओ वाइज चलते जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एसएलओ है और इससे रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यू है वो हमसे कहते हैं हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन डिफर फ्रॉम डेपोजिशन। तो वो कह रहे हैं कि सब्लिमेशन क्या ये है कि गैस से सॉलिड में जाना है और डेपोजिशन ये है कि सॉलिड से गैस में जाना। तो इन्होंने उल्टा लिख दिया। तो बी में वो कह रहे हैं कि सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में जाना और डेपोजिशन गैस से सॉलिड में जाना। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाई सब्लिमेशन अकर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज यूजिंग एग्जांपल्स लाइक ड्राई आइस। तो वही हमसे कह रहे हैं कि सब्लिमेशन जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में क्यों होती है और वो लिक्विड फेज में जाती क्यों नहीं। तो इसका आंसर ये है कि एनर्जी इतनी ज़्यादा पार्टिकल्स के पास आ जाती है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाते हैं। और जो टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर से यहाँ ये मुराद है कि वो ख़ास टेम्परेचर जो उस वक्त होता है और वो जो प्रेशर होता है वो लिक्विड स्टेट के लिए स्टेबल नहीं होता। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाता है, जिस तरह से एग्जांपल है ड्राई आइस। और जो आपके पास सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटीएम, जिसे हम लोग कहते हैं 1 एटीएम, उधर जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस इज इक्वल टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ये कह रहे हैं कि 1 एटीएम पे कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आपको लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये हमेशा या तो सॉलिड की फॉर्म में होगा या फिर गैस की फॉर्म होगा। तो ड्राई आइस चूंकि सॉलिड की फॉर्म में है, इसने कन्वर्ट होना है गैस में, इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये लिक्विड की फॉर्म में तो स्टेबल ही नहीं है 1 एटीएम पे, तो ये सीधा गैस में चली जाती है। हमसे दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डेपोजिशन एंड वेयर कैन इट बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। तो डेपोजिशन असल में है गैस का डायरेक्टली चेंज होना टू सॉलिड, और इसकी जो एक एग्जांपल है नेचर में वो है फ्रॉस्ट। आइस क्रिस्टल्स जो रात के औकात आप लोगों को नजर आते हैं, जिस जिस एरिया में स्नो हो रही होती है, स्नोफॉल हो रही होती है, उधर रात के औकात में जो हवा की नमी होती है, आप लोगों की इर्द गिर्द की ठंडक होती है, वो रात के औकात में सीधा आइस क्रिस्टल्स बन जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो ये लीव्स पे हो सकता है, आप लोगों के विंडोज पे हो सकता है। तो ये इसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं और ये इसकी डेपोजिशन की एक एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का सिर्फ मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। आप लोगों ने उससे खुद लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील करना होता है, मैं सिर्फ आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहते हैं एक्सप्लेन सब्लिमेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस एंड पार्टिकल बिहेवियर एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस। तो हमसे कह रहे हैं कि सब्लिमेशन के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर क्या होता है। सब्लिमेशन इज इक्वल टू सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग टू गैस। तो वो कह रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस बताएं। तो सबसे पहले मैंने सब्लिमेशन की डेफिनेशन बतानी है, आप लोगों ने इसे प्रॉपर वर्ड्स के अंदर लिखना है। मैंने कहा सॉलिड से गैस के अंदर। और पार्टिकल बिहेवियर होता है कि सॉलिड के अंदर टाइटली अरेंज पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट अप किया तो उस खास टेम्परेचर के ऊपर वो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि ये सीधा गैस के अंदर एस्केप हो जाते हैं, लिक्विड फेज से गुजरते नहीं। उस खास प्रेशर, उस खास टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड जो फेज होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो सीधा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मैंने सिर्फ एप्लीकेशंस को नेम किया है, आप लोगों ने इनकी प्रॉपर हेडिंग्स देके उनके नीचे आप लोगों ने इनको राइट डाउन करना होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन है फ्रीज ड्राइंग फूड। ये एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप लोग फूड को स्टोर करते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, ठीक है। और ये जब आप लोगों ने बहुत अरसे के लिए स्टोर करना होता है तो ये वाला प्रोसेस यूज़ होता है। इसके अंदर होता क्या है कि आप लोग पहले फूड को फ्रीज कर देते हैं। असल में फूड ख़राब किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और वो पानी की वजह से ख़राब हो रहा होता है। तो हम लोग पहले फूड को फ्रीज कर देते हैं एंड जब उसके अंदर का पानी फ्रीज हो चुका है तो हम लोग उसे सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर से गुजारते हैं और उसका जितना पानी जो फ्रीज हो गया था वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और वो खाना खाना इस तरह का रहता है, इसके अंदर पानी नहीं होता। तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीज ड्राइंग फूड। तो ये हमारे पास स्टोर करने के लिए खाने को एक तरीका होता है। इसके बाद एयर फ्रेशनर्स होते हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस अंडरगो किया जा रहा है। ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग।
अच्छा, तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग काम किस तरह करती है? ये जब आप लोग कपड़ों के ऊपर कोई प्रिंटिंग करवा रहे होते हैं, आप लोग किसी मग के ऊपर, किसी आप लोग स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर प्रिंटिंग करा रहे होते हैं, तो वो जो आप लोगों ने ख़ास किस्म का प्रिंट कराना है, वो प्रिंट रखा जाता है एक पेपर के ऊपर। से पहले प्रिंट किया जाता है और वो आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है। आपका मग है, आपके क्लॉथ्स हैं वगैरह-वगैरह, उनके ऊपर उसे रखा जाएगा एंड देन उसे एक हीट प्रेस के थ्रू 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के करीब हीट कर दिया जाएगा। अब वो सॉलिड फॉर्म में था और उसे इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी गई कि वो सीधा गैस के अंदर एस्केप हो सकता है। अब वो गैस बन जाता है। लेकिन चूँकि वो उसके ऊपर प्रेस्ड हुआ हुआ है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो गैस है वो पेनिट्रेट कर जाती है इन द ऑब्जेक्ट। उस मग के अंदर, उन क्लॉथ्स के अंदर, उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और जब वो मग ठंडा होता है, तो उसके बाद वो जो गैस है वो अंदर ही फँस चुकी है और इस तरह होती है आपकी डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब अगर मैं एयर फ्रेशनर्स को भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, वरना सबको पता होता है, तो इसके अंदर होता ये है कि ख़ास किस्म की फ्रेग्रेंस होती है इन सॉलिड फॉर्म एयर फ्रेशनर के अंदर, और जब हम लोग इसे ऑन करते हैं तो इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये फ्रेग्रेंस आहिस्ता-आहिस्ता गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके आपके पूरे कमरे में फैल जाती है और एक आपकी पसंदीदा फ्रेग्रेंस आपके कमरे में आ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। हम अपने अगले एसएलओ की तरफ आ गए हैं। एसएलओ बहुत जल्दी से नीचे मूव किया क्योंकि ये वाला वो एसएलओ है जो केंतब के लिस्ट के अंदर दूसरा है। यानी पहले एसएलओ के बाद उन्होंने इस वाले एसएलओ से रिलेटेड पहले क्वेश्चन से दिए। इसके बाद हम लोग सारे एसएलओ एक-एक करके कवर करेंगे। कोई एसएलओ इंशाल्लाह छूटेगा नहीं। तो ये वाला एसएलओ हमसे कहता है डिस्क्राइब इवेपोरेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द एस्केप ऑफ मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब है कि इस एसएलओ से रिलेटेड सवाल होंगे, उसके अंदर हमें इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग लिक्विड आफ्टर इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में चूंकि एनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव करते हैं, तो पीछे का जो लिक्विड है वो ठंडा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर हमसे पहला क्वेश्चन कहते हैं व्हाई इवेपोरेशन अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होती है और सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही क्यों होती है, वो हमसे ये सवाल कर रहे हैं। तो असल में एनर्जेटिक पार्टिकल्स ने एस्केप करना है क्योंकि उन्हीं के पास इतनी एनर्जी है कि वो एस्केप कर सकें। बाकी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ग्रिप के अंदर है। ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इनके पास इतनी एनर्जी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हैं और ईजिली ये एस्केप कर सकते हैं इन द एयर। तो ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं इन्हीं को ये मौका मिलता है कि ये सरफेस पे हैं और जब ये सरफेस पे आते हैं तो ये गैस की फॉर्म में इवेपोरेट कर जाते हैं। तो ये मैंने इसका जवाब लिख दिया, आप लोग पढ़ लें, लिखा है इसमें वही सब कुछ हुआ है। तो हमारे पास जो दूसरा तो जो हमारे पास दूसरा सवाल है हमसे कहता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेम्परेचर इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड हाउ इट इफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड। हमसे कह रहे हैं कि जो इवेपोरेशन होती है वो टेम्परेचर पे क्या रोल डालती है। तो इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन असल में जो टेम्परेचर है असल में वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और इवेपोरेशन का रिजल्ट ये होता है कि एनर्जेटिक पार्टिकल्स जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी थी वो एस्केप कर जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जो पीछे रह जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिर जाती है, रिजल्ट में टेम्परेचर गिर जाता है और कूलिंग हो जाती है। अगला सवाल है एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हाई इज इवेपोरेशन कंसीडर्ड अ कूलिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, द मॉलिक्यूल्स दैट एस्केप लीव बिहाइंड लोअर एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ द कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम स्वेटिंग हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस। तो असल में स्वेटिंग के अंदर भी आपकी इवेपोरेशन हो रही है, आपकी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू सारी हीट को जो है वो स्वेटिंग के अंदर ऐड करके आपके स्वेट को आपकी बॉडी के ऊपर लेके आती है और फिर ये स्वेट इवेपोरेट होकर पीछे कूलिंग छोड़ देता है। तो जब हमें एक्सट्रीम हीट महसूस होती है तो हमारी बॉडी ये स्वेट ग्लैंड्स को हुक्म देती है कि स्वेट तुम बाहर निकालो, ये इवेपोरेशन होगी तो पीछे हमें कूलिंग मिलेगी क्योंकि एनर्जेटिक पार्टिकल्स जब वो उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बॉडी ने सारी हीट ही स्वेट को दे दी है तो वो इवेपोरेट होते हैं और पीछे से इंसान को कूलिंग मिलती है। तो ये एक होम्योस्टेसिस का हिस्सा है आपका स्वेटिंग। इसके बाद हमसे वो एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं डिस्कस हाउ इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस एट पार्टिकल लेवल। तो मैं इस सारे को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो कि इवेपोरेशन है किस तरह का प्रोसेस में एनर्जेटिक पार्टिकल एस्केप करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करिए और जो
कूलिंग है वो अकर करती है। इसका आंसर कहते हैं डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस विदाउट यूजिंग हार्मफुल सीएफसीज। तो आप लोगों को पता है कि इवेपोरेशन होती है इन आवर रेफ्रिजरेटर्स, अगर आप लोगों ने पिछले एसएलओज वाली सारी वीडियोस देखी हैं तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इवेपोरेशन होती है, उधर कूलिंग होती है। तो वो हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। हमसे कहने हैं कि इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स विच प्रिंसिपल इज यूज टू कूल द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर विदाउट सीएफसीज। तो असल में इवेपोरेशन होती है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करती है। उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं हाउ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन टू कूल द इनसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो मैं इसका सारा डिटेल आप लोगों को एसएलओस के अंदर पढ़ा के आई हूँ। अभी एक बार मैं जल्दी से इसका ओवरव्यू करती हूँ। तो होता यह है कि रेफ्रिजरेंट जो होता है वो पास करता है थ्रू एक्सपेंशन वाल्व। एक एक्सपेंशन वाल्व होता है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की तरफ लगा होता है और उधर से खाने की सारी हीट एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट, और इसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। और जब ये ज़्यादा हीट अप होता है तो क्योंकि लिक्विड है तो ये इवेपोरेट करने लग जाता है, इसके पार्टिकल्स एनर्जेटिक होते हैं और इवेपोरेशन के नतीजे में ये आपके रेफ्रिजरेटर को कूल डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद वो हमसे अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स अदर देन सीएफसीज जो होते थे वो क्लोरीन प्रोड्यूस करते थे, ये हार्मफुल होते थे। अब के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं, ये इवेपोरेशन के प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि मॉडर्न जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो किस तरह कूलिंग मेंटेन करते हैं। तो इवेपोरेशन ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस था ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था, तो मैंने सारा प्रोसेस एक बार दोबारा से लिख दिया जो हम लोग पहले पढ़ के आए थे कि सबसे पहले हम लोग ये क्लोज सर्कल है, ठीक है, ये जो रेफ्रिजरेंट है मूव करता रहेगा, बीच में करता रहेगा और ये आप लोगों के रेफ्रिजरेटर को चलाता रहेगा। तो सबसे पहले इवेपोरेशन होती है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो हीट खाने से एब्जॉर्ब करता है और पीछे कूलिंग छोड़ देता है। ये इवेपोरेशन हो गई, जो आपका लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये गैस जाएगी आपके कंप्रेशन वाल्व के ऊपर और वहाँ पे जाके कंप्रेस्ड होगी, इसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर कंडेंसेशन होगी। ये जो आपकी गैस है ये वापस रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी और फिर ये लिक्विड दोबारा से एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाएगा ताकि दोबारा से इवेपोरेट हो, दोबारा से कंडेंस हो, दोबारा से इवेपोरेट हो और यूं ये आपके रेफ्रिजरेटर को कूल रखेगा। ठीक है, अगला हमसे वो कहते हैं extended response question. Analyze the role of latent heat in refrigeration system, explaining its use in modern refrigerators and the environmental impacts of CFC free refrigerants. तो सबसे पहले हमसे कहना है कि लेटेंट हीट की रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या अहमियत है। तो हम लोग लेटेंट हीट का अहमियत बताएंगे इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स और फिर हम लोग ये बताएंगे कि CFC फ्री रेफ्रिजरेंट्स किस तरह हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। तो लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन असल में है क्या? वो लेटेंट हीट वो हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हो। तो अब इसका रोल क्या है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर? तो इसका ये है कि ये वो हीट है जो इवेपोरेशन में हेल्प करेगी। इवेपोरेशन है तो कूलिंग करनी है, तो इवेपोरेशन में लेटेंट हीट हेल्प करेगी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, यही तो इसका सबसे मेजर रोल है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहना है कि CFC फ्री रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं वो किस तरह आपके एनवायरनमेंट के ऊपर असर डालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि CFC किस तरह हार्म करता था और उसी से हमें समझ आ जाएगी कि CFC फ्री रेफ्रिजरेंट्स किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो जो CFCs थे वो क्लोरीन रिलीज करते थे, जो अगर आपकी यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो सूरज की होती है उसके अंदर अगर एक्सपोज हो जाए क्लोरीन, जो कि वो हो जाती है, तो वो आपकी ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करती है, आप लोगों को हार्म पहुंचाती है। तो अब जो हमारे पास मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स आए हैं वो HFC होते हैं, वो हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं। तो वो क्लोरीन रिलीज नहीं करते, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते, ये इनकी अहमियत है। ठीक है, अगला हम लोग SLO पढ़ने जा रहे हैं। एनालाइज हाउ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया एंड एयर मूवमेंट ओवर अ सरफेस इफेक्ट इवेपोरेशन। असल में हम लोग यहाँ पे इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़ने लगे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहते हैं व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग एयर मूवमेंट हैव ऑन इवेपोरेशन, यानी अगर आप लोग विंड चलाएंगे तो क्या होगा, तो इवेपोरेशन स्पीड अप हो जाती है। सबसे पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहता है हाउ डज इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। तो ह्यूमिडिटी असल में है क्या? नमी। अगर आपकी हवा में ज़्यादा नमी होगी तो इवेपोरेशन कम होगी, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स आपकी हवा में ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन मुश्किल हो जाती है। तो मैंने इसका जवाब लिख दिया कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। और इसकी एग्जांपल है जब आप लोगों ने गीले कपड़ों को सुखाना होता है तो रेनी डेज या ह्यूमिड डेज जहाँ पे नमी आपके सराउंडिंग में ज़्यादा होती है उस दिन वो इजीली नहीं सूखते, क्योंकि वेट क्लॉथ्स ने सूखना है इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर आप लोगों के हवा में नमी होगी
तो इवेपोरेशन आसान नहीं होगी। उसके बाद वो हमसे दूसरा सवाल ये करते हैं कि विंड का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन इवेपोरेशन। तो मैंने इसका जवाब लिख दिया कि विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। आप हवा चलाएँगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। इसकी वजह ये है कि जब हवा चलती है तो आपके एनवायरनमेंट में से नमी कम होती है, और जब नमी कम होगी तो वाटर के जो पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग में कम होगी और इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमसे अगला जो हमने सॉल्व करना है वो है एनालाइज़ मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये लेटेंट हीट के बारे में असल में सवालात करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो होगा क्या, वो हीट तो गेन करेगा मगर अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो असल में यहाँ पे हमसे लेटेंट हीट के मुतालिक सवालात करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास कि जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता और वो गैस में ट्रांजिशन हो जाता है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एनर्जी चेंजेस इन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हम लोगों ने असल में बताना है कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है और कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैं एक बार इसे रिवाइज कर दूँ, कौन सा एंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होगा इसके अंदर आप लोग हीट को एब्जॉर्ब करना। हीट को एब्जॉर्ब हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों ने करीब वाले मॉलिक्यूल्स को, करीब वाले एटम्स को दूर लेकर जाना है, करीब वाले पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना है। तो जब हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे हैं यानी इवेपोरेशन हो रही है तो हम लोग करीब वाले पार्टिकल्स को दूर कर रहे हैं, लिक्विड को गैस बना रहे हैं, तो इधर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन के अंदर आप लोग दूर वाले पार्टिकल्स को करीब लेके आ रहे हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें आप लोग हीट को रिलीज करेंगे। तो इसका असल में मकसद यानी इसकी लॉजिक क्या है कि करीब वाले को दूर लेके जाना है तो एंडोथर्मिक है और दूर वालों को करीब लेके आना है तो एक्सोथर्मिक है। असल में जब करीब वालों को आप लोगों ने दूर करना है ना, तो आप लोगों ने पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है। देखें इसके एग्जांपल यूँ है कि जब आप लोग किसी चीज़ को अर्थ से दूर लेके जाने लगते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होती है। आप जितना उसे ऊपर लेके जाएँगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यानी जब 2 ऑब्जेक्ट्स दूर जा रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो इसी तरह जब 2 पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और ये पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद नहीं बढ़ सकती। आपको कोई ना कोई एनर्जी उनको एब्ज़ॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो इसलिए जब आप लोग करीब वाले पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना चाह रहे हैं, जब आप लोग उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को हीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि जो इवेपोरेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब दूसरा जो हमारा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो कहता है हाउ डज़ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर इफेक्ट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपके वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो किस तरह रोकेंगे। इन इन दोनों के लिए अलग अलग ही बात है लेकिन इम्प्योरिटीज़ रोकती हैं, आप लोग समझ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम क्यों करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा क्यों करती हैं। इसकी वजह भी समझने लगे हैं, तो मैंने लिख दिया कि करती हैं कम फ्रीजिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा करती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को आपका ये इम्प्योरिटीज़ कम इसलिए करती हैं कि जब आपके पार्टिकल्स फ्रीज़ हो रहे हैं यानी पार्टिकल्स आप लोगों के लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, पार्टिकल्स आप लोगों के करीब आ रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज़ रास्ता रोक लेती हैं। ये उन पार्टिकल्स के दरमियान में आ जाती हैं और उनको फ्रीज़ होने से रोकती हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, फ्रीज़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, बॉयल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाती हैं और उनको गैस में तब्दील नहीं होने देती। तो ये असल में इम्प्योरिटीज़ किस तरह फ्रीजिंग पॉइंट को कम करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा करती हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमसे वो कहते हैं एनालाइज़ द एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। हम लोग को बताना है कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। ये आप लोग अभी खुद ही समझ सकते हैं। मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, करीब वाले पार्टिकल्स को दूर कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक होगा और सॉलिडिफिकेशन यानी फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक होगा। और वो कहना है एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दीस फेज चेंजेस। एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देनी है। तो लेटेंट हीट का हमसे वो फिर से पूछे, तो हम लोगों ने बताया कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है, हमने काइनेटिक एनर्जी को इस वक्त नहीं बढ़ाना, हम लोगों ने फेज चेंज करवानी है। तो ये आप लोग डिटेल से पढ़ लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एक तरीका एक्सप्लेन हो रहा है, वरना सारी बातें मैं आप लोगों को साथ साथ समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं डिस्कस एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है और ये हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह यूज़ होते हैं। तो बॉइलिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इनकी एग्जांपल्स इस तरह स्टीम रेडिएटर्स और डिस्टिलेशन सिस्टम। तो स्टीम रेडिएटर्स असल में क्या होते हैं, ये हीटर की एक दूसरी फॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग जो इसके अंदर का पानी होता है ना, उससे आप लोग हीट देते हैं, आप लोग पीछे से इसे हीट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या
आग के थ्रू आप लोग इसे हीट प्रोवाइड करते हैं और ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाता है। मैं जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू कर रही हूँ इसके फंक्शन का। तो ये जो पानी होता है इवेपोरेट कर देता है, फिर ये जाके रेडिएटर के अंदर जाता है और रेडिएटर के अंदर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो ये वापस कंडेंस कर देता है इन लिक्विड। आप कहें इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब वो कंडेंस किया इन लिक्विड, तो चूँकि कंडेंसेशन एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस था, वो जो लेटेंट हीट उसने एब्ज़ॉर्ब की हुई थी एक्स्ट्रा, वो उसने रिलीज़ की। और ये जो लेटेंट हीट इसने रिलीज़ की है ना, ये हॉट है, ये बाहर आके हीट प्रोवाइड कर देती है इन द होल रूम, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है डिस्टिलेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग वाटर से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग पहले इवेपोरेट करते हैं वाटर को, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं एंड देन वाटर को वापस कंडेंस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे अगला एसएलओ है एक्सप्लेन लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हीट तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमसे कहते हैं डिस्कस हाउ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लेज अ रोल इन आइस मेल्टिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो लेटेंट हीट आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने वैल्यू भी लिख दिया है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह एफबीआईएससी वाले क्वेश्चन पेपर के साथ ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये कन्वर्ट करने देती है सॉलिड से लिक्विड को, लिक्विड में आपकी आइस को। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी अगर आप लोगों ने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो ये क्योंकि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेटेंट हीट भी बहुत ज़्यादा है, यानी इतनी आप हीट देंगे तभी सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। तो फिर ये थोड़ा-सा भी आप लोगों की जो आइस है वो मेल्ट होने के लिए सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है। और इसका आप लोगों की सराउंडिंग पे क्या इफ़ेक्ट है, वो ये इफ़ेक्ट है कि जब आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है कहीं पे, बहुत ज़्यादा आइस ने पिघलना होता है, तो वो सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करती है ताकि वो मेल्ट करे। उसने मेल्ट तो करना है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट एब्ज़ॉर्ब करने लग जाती है सराउंडिंग से और सराउंडिंग्स को वो कूल रखती है। तो इन शॉर्ट ये कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए ढेर सारी हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग कूल रहती है। अब आज हमसे जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हाउ डज लेटेंट हीट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द फेज चेंज। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, या अल्टर नहीं करता, यानी ये चेंज नहीं करता टेम्परेचर को। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करें, जब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं, हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को या तो तोड़ रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। अब हमसे करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एक ही है कंपेयर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है, वो एनर्जी है जो चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जो चाहिए 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनका रिलेशन क्या है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बहुत ज़्यादा है। पूछें क्यों? क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है और गैस के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तकरीबन यानी बहुत वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक। तो हम लोग आइडियली कहते हैं नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जब हम लोगों ने फ्यूजन यानी हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड में जाना था ना, तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करना था, मगर अब जब हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करना। तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से भी बहुत ज़्यादा। अब हमारा अगला एसएलओ है जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आइस एंड वाटर। तो इसके अंदर वो हम सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे कहते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ कैलोरीमीटर इन एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने एनर्जी लॉस को रोकना होता है, हीट लॉस को रोकना होता है एनवायरनमेंट में, दैट इज़ वाई हम लोग एक कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। कैलोरीमीटर के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो इंसुलेटर और थर्मामीटर है, ठीक है। उसके बाद हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर वो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ द हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर इन नेचुरल सिस्टम्स लाइक ओशंस। तो जब भी आप लोगों का जो ओशंस हैं, बड़े-बड़े ओशंस हैं, उधर के जिस पानी ने इवेपोरेट करना है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इस पानी ने इवेपोरेट तो करना है, तो ये इर्द-गिर्द से आप लोगों की लेटेंट हीट जो है वो इर्द-गिर्द से हीट एब्ज़ॉर्ब करने लग जाता है बहुत मैसिव अमाउंट में। तो इसीलिए ओशंस के करीब का जो एरिया होता है वो कूल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट है
वो छोटे से पानी के हिस्से को वेपोराइज़ करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में हीट ये ओशंस एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ये अपने सराउंडिंग को कूल रखते हैं। दूसरा हमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन इसलिए ज़्यादा है कि गैस के अंदर नियरली नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है, अब तीसरा हमसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटेंट हीट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लाइक रेफ्रिजरेशन एंड कुकिंग। तो मैं लेटेंट हीट की सिग्निफिकेशन आप लोगों को रेफ्रिजरेशन के अंदर पहले ही बढ़ा चुके हैं, आप ये पहली दोनों लाइनें पढ़ लें। स्टीम के अंदर यानी कुकिंग के अंदर जो स्टीम है वो ये लेटेंट हीट ऑफ जो लेटेंट हीट है इसके थ्रू एक फंक्शन करती है इन कुकिंग, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब होता क्या है कि स्टीम और लिक्विड यानी स्टीम और बॉइलिंग वाटर, जो एक वाटर बिल्कुल बॉयल करने लगा उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक स्टीम जो अभी बनी है उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में जो हीट प्रोवाइड की जाती थी वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा देती, दोनों का टेम्परेचर एक ही जितना है। लेकिन इधर फ़र्क बहुत ज़्यादा है, स्टीम की एनर्जी बॉइलिंग वाटर से बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट भी तो आई हुई है ना, उसके अंदर लेटेंट हीट एक्स्ट्रा हीट भी तो है, चाहे उसका टेम्परेचर उतना ही है जितना बॉइलिंग वाटर का, पर उसके अंदर एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है जो मैंने आगे लिख दिया ताकि इसकी ह्यूजनेस का पता चले, 2260 किलो जूल्स। तो ये एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है जो स्टीम के अंदर है और बॉइलिंग वाटर के अंदर नहीं है, तो ये स्टीम के अंदर है। अब जो स्टीम कुकिंग के वक्त वापस कंडेंस करता है बैक इनटू लिक्विड, तो ये सारी हीट ये रिलीज करता है, और हमें कुकिंग के अंदर हीट ही तो मेजर वो चीज़ होती है, हीट और प्रेशर जो हमें चाहिए होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये वो सारा टेम्परेचर एक्स्ट्रा स्टीम प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से कुकिंग आसान हो जाती है। तो हम लोग नीचे से हीट प्रोवाइड करें, बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वापस कंडेंस होता है, तो ये सारी हीट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगला हमसे वो करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सब पहला न्यूमेरिकल करते हैं कि हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। 200 ग्राम ऑफ वाटर को हम लोग मेल्ट ऑफ आइस को हम लोग मेल्ट करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर। तो गिवन डाटा मैंने लिख दिया, मास है हमारे पास 0.2 किलोग्राम। हम लोगों ने सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने लिख दी है जो आप लोगों को साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आप लोगों को एसएलओ के अंदर पढ़ाया है, इसी एसएलओ के अंदर जो मैंने इसकी डिस्टिंक्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने पढ़ाया है Q इज इक्वल टू एम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसके अंदर आप लोग सब कुछ पुट करेंगे, आप लोगों के पास Q आ गया। Q इज इक्वल टू हीट, आप लोगों को हीट तो चाहिए थी, एनर्जी तो चाहिए थी, तो ये आंसर आ गया। हम हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल आंसर करते हैं, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। तो ये मैंने सारा गिवन डाटा लिख दिया है। इधर क्योंकि जो है आप लोगों का लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है हमसे कहता है इफ 150 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब 750 जूल्स ऑफ एनर्जी, यानी उन्होंने क्यू भी दे दिया और एम भी दे दिया, तो हमसे कह रहे हैं टी निकालो, टेम्परेचर चेंज निकालो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ गिवन डाटा लिख दिया, लेकिन हमें सवाल से समझ आ रही है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं लगेगा जो हम लोग पिछले न्यूमेरिकल्स में लगाए थे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है 4200, वो पुट करने के बाद हम लोग मास पुट करेंगे, Q पुट करेंगे और डेल्टा टी निकालेंगे। उन्होंने हमें टेम्परेचर चेंज निकालने को बोला था, तो डेल्टा टी के थ्रू ये निकल आया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अब हमसे वो अगला एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इंक्लूडिंग apparatus प्रोसीजर कैलकुलेशंस एंड एरर मिनिमाइजेशन। हमसे ये कह रहे हैं कि हम लोग आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालने लगे हैं, आप एक सारा सेटअप कर दो ताकि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो हम ये एक्सपेरिमेंट को करके देते हैं। सबसे पहले हम लोग apparatus सेट करेंगे। apparatus के अंदर हमारा आ जाता है कॉपर कैलोरीमीटर ताकि हीट कम से कम बाहर निकले, थर्मामीटर, डिजिटल बैलेंस ताकि हम लोग वेट मेजर कर सकें, क्रश्ड आइस यानी थोड़ी टूटी फूटी आइस ताकि उसे हम लोग मेल्ट करना उसे आसान हो, फिर वाटर स्टिरर था, सॉरी ये वाटर स्टिरर हो गया, ये वाटर स्टिरर था। उसके बाद इंसुलेटिंग जैकेट ताकि इंसुलेटर और ज़्यादा हो जाए, हीट कम से कम बाहर निकले। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर करने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कैलोरीमीटर जो एम्प्टी पड़ा हुआ है उसका आप लोगों ने मास मेजर करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसे आधा नीम गर्म पानी से आप लोगों ने उसे भर देना है, और हम लोगों ने उस नीम गर्म पानी का भी मास मेजर कर लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने क्रश्ड आइस डालनी है और हम लोगों ने स्टिर करते जाना है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। वो सारी मेल्ट हो गई। अब आप लोग सारे फार्मूलाज के थ्रू आइस का मास निकालें जितनी आप लोगों ने आइस ऐड की है। ठीक है, आप लोग टोटल अभी मास निकालेंगे, उसके अंदर से आप लोग मास ऑफ द वाटर ऑफ मास और मास ऑफ द एम्प्टी कैलोरीमीटर माइनस कर देंगे, तो आप लोगों के पास मास ऑफ द आइस आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को एक फिनोमिना आप लोगों को पता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जितनी हीट लॉस होगी इज इक्वल टू हीट गेन।
इस फिनोमेना के थ्रू हम लोग एक फॉर्मूला बनाएँगे और उसके थ्रू हम लोग लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हमें पता है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T और उसके थ्रू हम लोगों ने निकाला है दिस थिंग कि जितना हीट लॉस होगा उतना हीट गेन होगा। अगर मैं इसे थोड़ा समझा दूँ क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने देखना है कि कितनी हीट लॉस हुई है हर चीज़ के थ्रू और कितनी हीट गेन हुई है। तो यहाँ पे हम लोग ये कैलोरीमीटर का सब कुछ है, ठीक है? ये जो सब कुछ है कैलोरीमीटर का है, ये आगे वाटर का है और ये आगे मैं सब कुछ ये समझाती हूँ, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कितनी हीट लॉस की थी आपके कैलोरीमीटर ने। तो हीट लॉस का फॉर्मूला था MC डेल्टा T। MC डेल्टा T, इस C का मतलब है कैलोरीमीटर। तो जितना मास कैलोरीमीटर का था, जितनी उसकी स्पेसिफिक हीट थी कैलोरीमीटर की और जितना उसका शुरू में टेम्परेचर था, उसको हम लोगों ने माइनस करना है जितना उसका आखिर में टेम्परेचर था, ताकि हमें पता चल सके कि कितनी हीट लॉस हुई है। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग एक्यूरेट रह सकें, जितनी हीट लॉस हुई है वो हम लोग देख सकें, ताकि हमें हमें बिल्कुल सही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता चल सके। तो हम लोगों ने ये कंजर्वेशन वाला जो हमने फिनोमेना था, तो हम लोग असल में फ़ॉर्मूला बना क्यों रहे हैं? ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है। ये रही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम लोग इसे एक तरफ करेंगे, बाकी सबकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है? हम लोग इसे एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे, हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। इस फ़ॉर्मूला को बस समझ लेना, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। तो हम लोगों ने कंज़र्वेशन के फिनोमेना के ऊपर ये वाला फ़ॉर्मूला बनाया और हम लोग इससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। वो मैं अभी निकाल के तो नहीं दिखाऊँगी, बट ये जो मैंने आप लोगों को अलग से ऐसा लो बना के दिखाया, इसके अंदर मैंने निकाल के भी दिखाई हैं, तो ये जाके ज़रूर देखें। अब इसके अंदर ये कैलोरीमीटर का सब कुछ था, जो हीट उसने लॉस की है, ये वाटर ने जो हीट लॉस की है, क्योंकि हीट लॉस इज़ इक्वल टू हीट गेन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर जो हीट लॉस हुई है, आप देखें वाटर की MC डेल्टा T। अब ये ब्रेकिंग बॉन्ड ये बताइए कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा? ये वो फ़ॉर्मूला लगा है जिसे हम लोग कहते हैं Q इज़ इक्वल टू M। ये लेटेंट हीट का फ़ॉर्मूला है, यस, ये वो वाला फ़ॉर्मूला लगा है क्योंकि ये भी तो वही एनर्जी थी ना जो गेन हुई है। और फिर यहाँ पे लगा है आप लोगों के पास फ़ॉर्मूला ऑफ वार्मिंग अप मेल्टिंग आइस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देख के एकदम दिल घबरा जाता है, बट दिस इज़ सो ईज़ी। आप लोग जाके वाला चलो देखें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग जाते हैं अपने अगले एसएलओ की तरफ, आई थिंक लास्ट है। स्टेट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स फॉर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एकदम हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर अफेक्ट इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहते हैं स्टेट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डिस्क्राइब व्हाई दिस टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट। तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो बेंचमार्क्स है ना, ये आप लोगों को बताते हैं कि आइस की निस्बत यानी एक ये एलिवेशन आप लोगों को देते हैं, या आप लोगों की कैलिब्रेशंस में हेल्प करते हैं। आप लोगों को एक स्टेज देते हैं कि इसके हिसाब से वो आप लोगों को बताते हैं कि कितना देखें जिस तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? असल में ये असली कैलिब्रेशंस नहीं है, असली कैलिब्रेशंस होती हैं इन आवर केल्विन्स। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि यहाँ पे आइस है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि आइस से 100 दर्जे ज़्यादा। 100 दर्जे ज़्यादा टेम्परेचर। तो असल में 273 केल्विन था और 373 केल्विन था, असल टेम्परेचर वही था। ये हम लोग एक रेलेवेंट टेम्परेचर देख रहे हैं, रेफरेंस बेंचमार्क्स देख रहे हैं, ताकि हमारी कैलिब्रेशंस आसान हो और हमारे जो इर्द-गिर्द के जो सराउंडिंग है, हम लोग जिनको स्टडी करना है, वेदर डायनामिक्स, हाइड्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल स्टीम मैकेनिज़्म, इन सबको जो स्टडी करने में जिस तरह ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काम आते हैं, हम अपने काम को आसान से आसान बनाने की कोशिश करें। ठीक है? उसके बाद हमसे वो अगला ऐसा लोग करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो इसके अंदर हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहते हैं इन विच कंडीशन डज इवेपोरेशन टेक प्लेस। तो एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है सरफेस ऑफ द लिक्विड से। ये मैं अलग से जहाँ सिलेबस बढ़ा के आई हूँ, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग एक बार ओवरव्यू करें, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से जा रही हूँ। अब ये जो एक शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन था, ये बिल्कुल अगले लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरह का ही था, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क करो, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इन दोनों को मिला के फ़र्क कर दिया। ठीक है? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे मैं कर दूँगी दोबारा से। तो आप लोगों ने इसे लॉन्ग खुद बनाना है और शॉर्ट खुद बनाना है। आपके एग्ज़ाम्स आप लोगों को इसके लाने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर फ़र्क करो। ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, और लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन में एक छोटी-सी डिफरेंट बात पूछी है, डिस्कस देयर एप्लीकेशंस इन नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो वो भी मैं समझाऊँगी।
तो अब आप लोग ज़रा देखें, इवेपोरेशन सरफेस से होती है, ठीक है? ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है और इसका जो सोर्स होता है वो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होती है। जो एनर्जेटिक पार्टिकल होगा वो ये एस्केप कर सकता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो और इसके अंदर कोई बबल्स नहीं बनते। बॉइलिंग जो होती है वो पूरे लिक्विड के अंदर होती है, बबल्स बनते हैं और इसे कंटीन्यूअस हीटिंग चाहिए होती है और कोई एक्सटर्नल सोर्स हीट प्रोवाइड करी होती है। एक फास्ट प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगा तभी बॉइलिंग होगी। अब हम लोग देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो इवेपोरेशन के एप्लीकेशंस इन आवर नेचुरल सिस्टम क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के आप कोई हीट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, खुद ही इवेपोरेशन हो रही है, खुद ही पानी आसमानों में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है समुद्र के अंदर, तो बारिश हो रही है, ये सब कुछ यानी जो एक वाटर साइकिल आप लोग पढ़ के आते हैं 5-6 क्लास में, तो उधर कोई आप लोग हीट नहीं प्रोवाइड करता, खुद ही इवेपोरेशन के थ्रू ये सारा वाटर साइकिल चल रहा है। और बॉइलिंग के अंदर जब आप लोग आप लोग नेचुरल सिस्टम के अंदर जब आप लोग स्टीम बनाते हैं थ्रू जियोथर्मल एंड वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, तो ये आप लोग एक्चुअली नहीं बनाते, ये नेचर ही बनाती है आपकी, जो वोल्केनोज़ होते हैं, वहाँ जो है बॉइलिंग हो रही है। अल्लाह ताला ने वहाँ पे गर्मी रखी है, इसकी वजह से वहाँ पे बॉइलिंग हो रही होती है। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इवेपोरेशन, इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब है जो आप लोग खुद करें एक्चुअली आर्टिफिशियल। तो इसके अंदर इवेपोरेशन क्या होता है, आप लोगों ने कपड़े सुखाने हैं, आप लोगों ने सी वाटर से सॉल्ट बनानी है, ठीक है? उसके अंदर आप लोग इवेपोरेशन की हेल्प ले रहे होते हैं और आप लोग कूलिंग सिस्टम भी जब आप लोग कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप लोग इवेपोरेशन की हेल्प ले रहे होते हो। पता है ना, जब आप लोग सी वाटर के अंदर सॉल्ट किस तरह आप लोग अलग करते हो, वहाँ आप लोग इवेपोरेशन की हेल्प लेते हो। आप लोग एक तरफ उसको रख देते हो, सॉल्ट बैठी रह जाती है और सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है। बॉइलिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होती है कि आप लोगों ने स्टीम पावर प्लांट्स लगाने होते हैं, कुकिंग करनी होती है। कुकिंग असल में इंडस्ट्री इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आर्टिफिशियल। तो कुकिंग, डिस्टिलेशन सब कुछ है, इधर बॉइलिंग यूज़ हो रही है। ठीक है? ये वो सारे एसएलओस थे, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं, ठीक है? थोड़े ज़्यादा थे, ये इम्पोर्टेंट भी चैप्टर था। इसके ऊपर आप लोगों ने इंशाल्लाह ध्यान से सबको पढ़ना है और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए मेरा काम ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।